कुर्स्क बॉर्डर सूमी में भी भीषण जंग इस वक्त हो रही है। रूस ने स्कैंडर मिसाइल से बड़े हमले को अंजाम दिया। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया है। तो ये बड़ी खबर आपको बताएं, रूस के खिलाफ जिस तरह से बड़े हमले को अंजाम दिया गया कुर्स्क बॉर्डर पर, यह सब कुछ हुआ। सूमी में भीषण जंग इस वक्त छिड़ी हुई है रूस और यूक्रेन के बीच। तस्वीरें आप देखिए, रूस ने स्कैंडर मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले में यूक्रेनी मिसाइल लॉन्चर को तबाह कर दिया गया। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में हजारों लोगों का प्रदर्शन हो रहा है। सेना में भर्ती के खिलाफ गुस्सा फूटा है लोगों का। ज़ेलेंस्की के लामबंदी के फैसले से नाराजगी है लोगों में। लोगों ने सरकार के फैसले का विरोध किया है। तो ये देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन में हजारों लोगों के प्रोटेस्ट की तस्वीरें हैं सेना में भर्ती के खिलाफ। ये गुस्सा है, मैं इसी पर सवाल करना चाहूंगा इन तस्वीरों पर। और जो कुछ इस वक्त फ्रंट पर छिड़ा हुआ है, अतुल भारद्वाज सर आपसे सवाल है, ये क्या एक बड़ा सेटबैक है? क्योंकि अगर आम जनता का भरोसा उठ जाता है वहां की सत्ता से, अगर क्रेडिबिलिटी लूज कर देते हैं ज़ेलेंस्की, तो फिर आप आगे क्या होता हुआ देख रहे हैं? देखिए, जहां तक आम जनता का सवाल है, सबसे ज़्यादा सफ़र तो आम जनता ही कर रही है इस वॉर में। ज़ेलेंस्की जो है वो अपनी एक गेम खेल रहे हैं, पर आम जनता जो है वो रूस के साथ काफ़ी हद तक बहुत टाइम से, बहुत हिस्टोरिकली उनके साथ एक अच्छे रिश्ते रहे हैं उनके। और अब वो जो है, अब उनको लगता नहीं है कि वॉर वो ये जीत सकते हैं। अब कितना सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है जनता, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और वो जनता अब तैयार नहीं है, बिकॉज ये कि इंटरनेशनल गेम जो खेला जा रहा है, और इसमें जाहिर सी बात ये भी है कि रूस भी इसमें रोल प्ले करेगा। अगर ज़ेलेंस्की अगर एक नेटो अलायंस के लीडरशिप के तहत उनको खड़ा किया गया है, तो रूस भी अपनी सॉफ्ट पावर उस यूक्रेन में यूज़ करेगा। और इसलिए ये मैं मानता हूं कि अगर ये वॉर रुकेगा तो उसके सिर्फ 3 कारण हो सकते हैं। एक तो न्यूक्लियर वॉर होगा, या फिर यूक्रेन के अंदर ज़ेलेंस्की के अगेंस्ट ही कोई एक खड़ा हो जाए मोर्चा जो कहे कि हम नहीं लड़ेंगे। और तीसरा जो मेरे को एक लगता है, जो कि पहले भी इस कॉन्वर्सेशन में आया है, वो ये है कि अगर ट्रंप पावर में आते हैं तो शायद कोई लगे कि ये वॉर रुक सकती है। और अगर देखें तो इसमें ट्रंप हैं, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो कि कोशिश कर रहे हैं कि ये वॉर रुके, और एक है हंगेरियन, यूरोप में अगर देखें तो हंगेरियन प्राइम मिनिस्टर विक्टर ऑर्बान हैं। तो ये 3 लोग हैं जो शायद वॉर को रुकवाने की कोशिश कर सकते हैं। उसके अलावा मेरे को नहीं दिखता है, या फिर उनकी अपनी जनता यूक्रेन की करेगी। यूरोप और अमेरिका इस वक्त, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड नहीं है कि वॉर रुके। बड़ी बात अतुल सर आप कह रहे हैं। और एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, इसी इलाके से, कुर्स्क इलाके से, कुर्स्क के बाद डॉनबास पर यूक्रेन का फोकस है। अब ये एक और इलाका है डॉनबास, जैसा कि लगातार हमारे मेहमान कह रहे हैं। डॉनबास में रूसी सेना आगे बढ़ रही है, ये ज़ेलेंस्की ने कहा है। पश्चिमी हथियार इस्तेमाल की इजाज़त दें। अब गुहार भी लगाई गई है पश्चिम से ज़ेलेंस्की की ओर से, और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो रूसी सेना है वो डॉनबास में आगे बढ़ रही है। और अब मुश्किल हो रहा है यूक्रेन के लिए, तो यूक्रेन को पलटवार के लिए मदद चाहिए अमेरिका की, पश्चिमी देशों की। ऐसे में हथियार के इस्तेमाल की अनुमति दें, ये कहना है ज़ेलेंस्की का। तो डोनबास से महायुद्ध का आगाज क्या होता हुआ नजर आ रहा है, इसमें ज़ेलेंस्की का दावा क्या है, पश्चिम से अपील क्या है, ये दोनों आपको बता रहे हैं। ज़ेलेंस्की का दावा सबसे पहले, डोनबास में रूस लगातार आगे बढ़ रहा है, ये सभी जानते हैं, हमारा पूरा फोकस डोनबास पर है, ये ज़ेलेंस्की की तरफ से दावा है। जी हाँ, और पश्चिम से अपील क्या है, लंबी दूरी के हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत मिलनी चाहिए, ये अपील की गई है ज़ेलेंस्की की ओर से। इसके अलावा रणनीति अब है क्या, रूस पर लंबी दूरी के हथियारों से हमला हो सके, ये रणनीति यूक्रेन की नजर आ रही है, रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से प्रहार कर पाए। और जरूरी बात भी आपको बता दें, साथ ही साथ जो कही जा रही है इसमें रूस आपको बता दें कि जरूरी बात यह है कि इस पूरे मामले पर जो फोकस है वो डॉनबास इलाका है, रूस के अंदर पश्चिमी हथियारों से प्रहार किया जा सके। पश्चिम ने रूस के अंदर अपने हथियारों से हमले की इजाजत नहीं दी है, तो ये एक बहुत बड़ा संकट है। प्रोफेसर सतीश, ये संकट अमेरिका बार बार यूक्रेन के सामने दिखाता रहता है कि हमने आपको इजाजत तो दी है, हथियार भी हम दे रहे हैं, लेकिन वो एक लकीर खींची हुई है
जिसे कहा जाता है लिमिटेशन की, कि हम उस हद तक आपको दे सकते हैं, उसके अलावा नहीं दे सकते। बिल्कुल। अब ये जो गुहार लगाई है, इसका क्या फायदा होगा? क्या सुनेगा बिल्कुल अमेरिका? देखिए, अमेरिका की अपनी सुनियोजित नीति है और अपने स्वार्थ के कारण से ही वो ये काम कर रहा है। उसे यूक्रेन की विजय या हार से उतना मतलब नहीं है जितना कि अपने स्वार्थ से मतलब है। हम जानते हैं कि विश्व राजनीति पिछले 3 दशकों में यूरोप और अमेरिका के बीच में काफ़ी दूरियां बढ़ गई थी, और उस दूरी को मापने और उसे कम करने में ये यूक्रेन का युद्ध काफ़ी कारगर और साबित हुआ है, जिससे अमेरिकी हित हमें लगता है कि मजबूत हुआ है। दूसरा, अगर हम इस युद्ध को बड़े पैमाने पर आंकें तो इसमें अमेरिकी थियरी और पुतिन की थियरी दोनों फेल हुई, और यही कारण है कि ये युद्ध इतना लंबा खिंच गया। पुतिन को लगा नहीं था कि इतने लंबे समय तक यूक्रेन हमारे हथियारों के सामने या हमारी सेना के सामने टिक पाएगा, और उसके पीछे कारण यही था कि एक छोटा सा देश, इसकी कितनी औकात है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिकी नीति भी इसलिए फेल हुई कि उसे लगा कि रूस चारों तरफ से घिर जाएगा, उसकी आर्थिक संकटें बढ़ती चली जाएंगी, भारत या अन्य तमाम तरह के देश उससे व्यापार नहीं करेंगे। वो चीज़ें हुई नहीं, उसका आर्थिक संकट उतना गंभीर नहीं हुआ जिससे कि उसकी स्थिति प्रतिकूल बन जाए। तो ये दोनों कारण थे, और वही दोनों कारण आज युद्ध को 2.5 वर्षों से ज़्यादा समय तक खींचकर यहाँ तक लेते आए हैं। तो हमें लगता है कि परिवर्तन, देखिए, रूस, सभी समझने वाले जानते हैं कि रूस के पास बहुत शक्ति है। सबसे ज़्यादा आणविक हथियार रूस के पास भी आज भी, अगर अमेरिका से भी तुलना करें तो उसके पास आणविक हथियार ज़्यादा हैं। तो अगर किसी कारणवश अगर अन्यासे में ये युद्ध आणविक की ओर जाता है तो रूस के पास इतने धारदार है कि यूक्रेन को खत्म करने में समय नहीं लगेगा। लेकिन चूंकि सीमाएं बहुत नज़दीक की हैं तो उसका खामियाजा रूस को भी झेलना पड़ेगा, तो इसलिए डिटरेंस की थियरी यहाँ पर काम करती हुई दिखाई देगी। सर, और सर, एक और बड़ी बात यह है कि 2.5 साल के बाद भी ऐसा लग रहा है कि यूक्रेन ने भी प्रण ले लिया है कि वो थकने वाला नहीं है।